व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इसके बाद में फिर हम लोग आज की न्यूज देखेंगे। इसके बाद में आप लोगों से जो क्विज पूछा जाता था वो क्विज जो है मैं आप लोगों का 12 तारीख से स्टार्ट करूंगा। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था 12 तारीख तक जो है, 12 नहीं सॉरी 11 तारीख नहीं, 11 तो संडे हो गया, 12 तारीख, हाँ ठीक है 12 तारीख, ठीक है। तो 12 तारीख तक जो है सारे काम आप लोगों के निपट जाएंगे और फिर प्रॉपर वे में हम लोग चीजों को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड पोस्ट डे के बारे में। पोस्ट ऑफिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। आप लोगों ने भी कई बार, हो सकता है आज की डेट में तो चीजें बंद हो चुकी हैं, पर फिर भी कई सारी चीजें पोस्ट ऑफिस के थ्रू आज की डेट में भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो 9 अक्टूबर जो है यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको वर्ल्ड पोस्ट डे या फिर वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे के रूप में भी आप लोग बोलते हैं। ये जो स्टार्ट किया गया था, ये बेसिकली जो यहाँ पर एनिवर्सरी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा यहाँ पर 1874 में स्विट्जरलैंड, जिसको स्विस भी आप लोग बोलते हैं, जिसकी कैपिटल है बर्न, तो वहां से इसको बेसिकली स्टार्ट किया गया। 1969 में यहाँ पर जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है उसके एक कांग्रेस यानी कि उसकी एक बैठक देखने को मिली टोक्यो के अंदर में, जब ये डे डिक्लेयर किया गया। यानी कि एक तरीके से इसकी जो एनिवर्सरी है, जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को 1874 में, फिर आगे चलकर लगा कि यार इसका जो इसके रिलेटेड एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर टोक्यो में जब मीटिंग हुई यहाँ पर इसकी, तो बोला गया कि इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करने स्टार्ट करेंगे। तो 1874 में जब चीजें हुई, फिर यहाँ पर 1969 से चीजों को आगे लेके चला गया। इसी के साथ में अगर बात करूं, सिंस देन जो अक्रॉस द कंट्री है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। तो एनुअल सेलिब्रेशन के रूप में भी इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आप लोग अपना आइडिया रखेगा। तो वर्ल्ड पोस्ट डे जो है इसके बारे में हम लोगों ने यहां पर अभी बात की है। ये जो यहां पर बात की जा रही है, ये वाइल्ड लाइफ वीक इन इंडिया के बारे में बात की जा रही है। इनके पूरा वीक सेलिब्रेट किया जाता है पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक का आप लोग यहां पर ये देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा क्या होता है? ये होते हैं पेड़ पौधे, और फ्यूना क्या होता है? ये होते हैं एक तरीके से जो जीव जंतु होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो ये 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, तो पूरा वीक उसके लिए यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। यहां पर जो थीम है आपकी बार, ये है यहां पर ROAR, ठीक है, यानी कि रूरल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? दहाड़ना एक तरीके से, और जो यहां पर रिवाइव है इसका मतलब होता है एक तरीके से पुनर्जीवित करना। तो ये इसका बेसिकली फोकस दिया जा रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि आज के डेट में अगर ह्यूमन एनिमल के रिलेशन के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, यानी कि जीव जंतु के बीच में और इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जिसकी वजह से कई बार इनकी जान भी चली जाती है। तो कैसे उसको आप लोग रिवाइव कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ये फोकस यहां पर दिया जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप लोग अगर आइडिया रखेंगे तो थोड़ा सा चीजों को और इफेक्टिवली आप लोग यहां पर समझ भी पाएंगे, और आगे चलकर इस फील्ड में आप लोग खुद भी कुछ ना कुछ जरूर कर पाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डे आप लोग बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए अगर आता है तो वहां पर भी आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर फोकस देकर चल रही है, क्या रीजन है यहाँ पर, किन चीजों पर फोकस दिया जा रहा है, तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसके द्वारा यहां पर अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिसको बोलते हैं डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, यानी कि एक पूरा दशक, दशक मतलब 10 साल, यानी कि डेकेड मतलब 10 साल, यानी कि 2020 से लेकर 2030 तक का हेल्दी एजिंग यहां पर होनी चाहिए। यानी कि जो लोगों की जो उम्र बढ़ती है वो हेल्दी होनी चाहिए, जैसे जैसे एज आगे बढ़ रही है उसी तरीके से प्रोडक्टिव सोसाइटी हम लोग को बनानी है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इसका ऐसे समझिए, आज की डेट में अगर आप लोगों की जो एज है वो 20 साल की कैटेगरी में है, 20, 22, 23, 24, 25, तो 10 साल बाद क्या होगी? ये होगी आप लोगों की 30, 32, 35, 34, 35, 36, उस तरीके से बढ़ेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अगर इस कैटेगरी में जो लोग हैं आगे आने वाले 10 साल में किस तरीके की उनकी हेल्थ आप लोगों को देखने को मिलेगी, जितने ज्यादा हेल्दी रहेंगे उतना ही प्रोडक्टिव वो काम कर पाएंगे, उतनी ही प्रोडक्टिव हमारी कंट्री रहेगी। तो ये चीजें समझने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से सबको हम लोग साथ में लेकर आए और मिलकर बात करें कि भैया किस तरीके से आगे हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी कंट्री में जो सिविल सोसाइटी है, जैसे कि हम जैसे जो लोग हैं, वो सब मिलकर यहां पर काम करें और लोगों की लाइफ को कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस यहां पर दिया जाए। तो हेल्दी एजिंग जो है यहां पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो डेवलपिंग एक तरीके से एक तो डेवलपिंग करनी है चीजें, और एक तरीके से मेंटेन भी रखनी है, ताकि एबिलिटी जो है यहां पर वेल बीइंग ओल्ड एज में भी वो बनी रहे। यानी कि आज की डेट में अगर आप लोग ये देखिए, अगर आप लोग 60 साल तक अच्छे से काम करते हैं
और 60 साल तक काम करने के बाद में आप लोगों की पेंशन बन जाती है, या फिर आप लोगों के पास में इतनी प्रॉपर्टी हो गई है कि आप लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, तो फिर इनडायरेक्ट वे में आप लोग अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को लीड आगे भी चलकर कर पाओगे। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि किस तरीके से जो ओल्ड एज पर्सन है उनकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है। हमारी कंट्री में काफी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे 60 साल एज हो जाती है इंसान को, उसको लगता है कि उसकी रिटायरमेंट की एज आ गई है, बस अब बहुत कमा लिया, अब घर पर बैठकर चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। पर लेकिन अगर चाइना या फिर जापान के अंदर आप लोग जाओगे ना, वहां पर आप लोगों को 80-80, 90-90 साल के लोग भी काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जितने लंबे समय तक अपनी बॉडी को एक्टिव रख पाएंगे उतने ही लंबे समय तक वो अपनी लाइफ को अच्छे से लेकर आगे चल पाएंगे। अगर बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी तो लाइफ भी अच्छे से आगे नहीं चल पाएगी। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को अपनी बॉडी एक्टिव रखनी है। और वो एक्टिव कैसे रहेगी? जब आप लोग किसी न किसी काम के साथ में अपने आप को बिजी रख पाएंगे, वरना अगर दिमाग खाली रहेगा तो फिर सारी प्रॉब्लम देखने को मिलने लगती हैं। तो बात करें अगर यहां पर तो इसी के बारे में कि 146 जो WHO इनके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो था उसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी यहां पर कि कुछ इस तरीके से चीजों को लेकर हम लोग को चलना है। फरवरी 2020 से 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा बोला गया प्रपोजल यहां पर डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, तो वहां से चीजें निकल कर आई। अब हमारी कंट्री में भी इसको लॉन्च किया गया है। तो 2020 से लेकर 2030 तक का डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग की बात कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको समझ के चलना है। तो कैसे करना है? एक हेल्दी सिस्टम लेके चलना है, लॉन्ग टर्म केयर यहां पर होनी चाहिए। इसी के साथ में जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना है, जो एज लोग हैं उनके बारे में, और जो एज के लिए जो एक क्राइटेरिया है कि हाँ एज के बढ़ने के साथ में ये प्रॉब्लम है, उसको ध्यान रखना है। फालतू की जो इसके साथ में चीज जुड़ी है उसको भी आप लोगों को टैकल करके चलना है, यानी कि एक प्रोडक्टिव सोसाइटी बनानी है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो बातें हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ये बैंकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है, और कई बार इकोनॉमी में भी यहां पर चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। दिनेश कुमार जो खारा है हमारी कंट्री में, नया चार्ज अभी इनको मिला है। हमारी कंट्री में जो SBI जो सबसे लार्जेस्ट बैंक कंट्री का माना जाता है, उसके चेयरमैन ये बन गए हैं। तो इससे पहले कौन थे यहाँ पर? रजनीश कुमार थे, जिनको रिप्लेस करेंगे। 3 साल के लिए यहाँ पर इनको अपॉइंट किया जा रहा है। तो कौन यहां पर इनके अपॉइंटमेंट करता है? तो BBB यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो, फिर से सुनिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो इनके अपॉइंटमेंट करता है। तो दिनेश जो यहां पर दिनेश कुमार, आप लोग DKK के नाम से भी इनको बोल सकते हैं, DKK, ठीक है। तो ये जो पर्सनैलिटी यहां पर ये SBI के चेयरमैन बन रहे हैं। तो ये काफी बड़ा रोल प्ले इनके द्वारा किया गया जब हमारी कंट्री में बैंक को मर्ज किया गया, यानी कि जो 5 एसोसिएट बैंक हमारी कंट्री में मर्ज किए गए, जिसमें 5 एसोसिएटेड बैंक कौन से थे? बैंक ऑफ हैदराबाद आप लोगों को देखने को मिला, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बैंक ऑफ त्रिवेंकोर और बैंक ऑफ मैसूर, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर बैंक यहां पर मर्ज किए गए। इसी के साथ में भारतीय महिला बैंक जो हमारी कंट्री में बनाया गया था, वो भी यहां पर अप्रैल 2017 में इसके साथ में मर्ज कर दिया गया है। तो ये आज की डेट में सबसे बड़ा बैंक है हमारी कंट्री में जब आप लोग यहां पर बैंक को देखते हो। तो SBI जो है हमारी कंट्री में ये एक तरीके से जो इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक भी आप लोग बोल सकते हैं, जिसका हेडक्वार्टर ये कहां पर है? मुंबई में है, ठीक है। तो मल्टीनेशनल यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारी ही कंट्री में है, ये बाहर की कंट्री में भी आपको इसकी ब्रांच देखने को मिल जाएगी। तो इसके बारे में ये याद रखिएगा। इसी के साथ में इसके बारे में एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर आज की डेट में हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे बैंक हैं जिनको जो नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। जो टर्म उसके लिए यूज की गई है वो जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसको बोला गया है DSIB, ठीक है। तो यहां पर इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया डोमेस्टिकली, ठीक है। यहां पर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली जो इंपॉर्टेंट बैंक है ये बोला गया है, यानी कि हमारी कंट्री के डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट बैंक है उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो 3 बैंक के नाम आप लोग यहां पर याद रखिएगा। एक तो हो गया SBI, दूसरा हो गया आप लोगों के सामने ICICI, तीसरा हो गया HDFC, ठीक है। तो ये 3 बैंक है हमारी कंट्री में जिनको DSIB का दर्जा दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन फ्यूचर में आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो इनके लिए बोला जाता है टू बिग टू बी फेल, यानी कि इतने बड़े बैंक हैं ये फेल नहीं होंगे। कंट्री की इकोनॉमी को संभालने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है बड़े बड़े बैंक होना। नेक्स्ट यहां पर जो न्यूज है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी यानी कि INBN, तो इनकी एक बायलैटरल एक्सरसाइज देखने को मिली जिसको बोंगो सागर के नाम से जाना गया, एक्सरसाइज बोंगो सागर। तो यहां पर कहां पर देखने को मिली? यहां पर इसका दूसरा संस्करण यानी कि इसका सेकंड एडिशन आप लोगों को देखने को मिला नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। तो यहां पर पहला एडिशन जो था इसका 2019 में था, अभी दूसरा एडिशन इसका 2020 में देखने को मिला है। तो इसका मतलब यह है कि एक तरीके से एनुअल एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसका नाम है यहां पर बोंगो सागा। तो एम क्या था इसको डेवलप करने के लिए, ताकि इंटरऑपरेबिलिटी एंड द जॉइंट ऑपरेशन इसके लिए यहां पर देखने को मिले हमारी कंट्री की जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और खासकर जो ऑपरेशन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलते हैं।
आप लोग एक बार यहां पर बांग्लादेश देखिए, हमारी कंट्री का अगर सबसे ज्यादा कोई बॉर्डर टच करता है तो वो है बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करता है। और कौन कौन से राज्य हैं यहां पर बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर टच करते हैं? ये वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम, मेघालय, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा त्रिपुरा और मिजोरम। तो हमारी कंट्री के टोटल मिलाकर 5 राज्य ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो याद रखना वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो 5 राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर टच करते हैं। और सबसे ज्यादा बॉर्डर टच हमारा बांग्लादेश के साथ ही यहां पर किया जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारी कंट्री की जो नेवी है, हमारी कंट्री की जो एक तरीके से नेवी है, वो यहां पर बांग्लादेश के साथ में मिलकर काम करेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि आगे चलकर कैसे हम लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं। इसी के साथ में थर्ड एडिशन जो INBN, ये यहां पर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसको कोरपेट का बोला गया है, ये नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के चलते ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी यहां पर आएगी और इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, जिसको IMBL बोलते हैं, इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, कोई और आकर कोई उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं कर रहा है। तो यहां पर कोरपेट जो है वो एक तरीका मेजर है ताकि कंडक्ट किया जाए कि एक तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी यहां पर रोकी जा सके, यानी कि कोई और आकर यहां पर उल्टी सीधी एक्टिविटी कर रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में, तो उसको रोका जा सके। बेसिक पर्पज आप लोगों को यहां पर इसका ये देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको न्यूज बोल सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकते हैं। इसके साथ में कि कहां पर ये किसके बीच में एक्सरसाइज देखने को मिली। ठीक है, तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज देखने को मिली बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, और सेकंड एडिशन यानी कि दूसरा संस्करण था इसका ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है, खासकर आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड-19 की वजह से जो तबाही चल रही है, तो काफी सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पर भूखमरी पड़ने ज्यादा स्टार्ट हो गई है और जो भूखे लोग हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि कोविड-19 के चलते लास्ट 20 साल में सबसे ज्यादा देखने को यहां पर मिल रही है। कोविड-19 के चलते सारी जो सर्विसेज थी वो डिसरप्ट यहां पर हो गई। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें बोला गया यहां पर पुअर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि पुअर्टी एंड ये जो शेयर प्रोस्पेरिटी जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर ये प्रस्तुत की जाती है। और ये बायएनुअल आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि 2 साल में एक बार ये इसका डेटा इकट्ठा किया जाता है बेसिकली प्रस्तुत करने के लिए। पुअर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी 2020 जो है ये रिवील कर रही है, बता रही है यहां पर कैसा आगे आने वाले टाइम में कंडीशन देखने को मिल रही है। कोविड-19 के चलते से ग्लोबल लेवल पर कितनी ज्यादा गरीबी बढ़ रही है, कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ रही है। आप लोग ये समझिए, किसी एक घर में कोई एक ही पर्सन कमाने वाला था, कोविड-19 की वजह से उसी की जॉब चली गई है, अब वो घर कैसे चलेगा? तो भूखे मर जाएंगे लोग वहां पर। तो कंडीशन कैसी आप लोग को देखने को मिलेगी? या फिर सैलरी पहले जो थी इनकी थी 30,000 रुपए, अब घटाकर उसकी 5,000 रुपए कर दी है। अगर कोई किराए पर रह रहा है तो आप लोग सोचिए कैसे उसकी जिंदगी चलेगी। तो काफी ज्यादा टफ हो गई है लाइफ अगर इस तरीके से आप लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो यहीं पर ही ये बातें बोली जा रही है, थोड़ा सा आइडियाज के बारे में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है, हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो क्या क्या बातें की जा रही है इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, यानी कि RBI जो है हमारी कंट्री में स्टैब्लिश किया गया था। स्टार्टिंग में कोलकाता में आप लोगों को देखने को मिला था जब स्टैब्लिश किया गया था, फिर आगे चलकर चीजें चेंज हुई, तो आज के डेट में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मुंबई में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट, तो यहां पर अभी न्यूज में क्यों है ये बातें थोड़ी समझ लेते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है M राजेश्वर राव को एज ए डिप्टी गवर्नर, यानी कि डिप्टी गवर्नर यहां पर इनको बना दिया गया है M राजेश्वर राव को। तो इसका मतलब क्या था कि पोस्ट खाली पड़ी थी? जी हां, बिल्कुल सही है। NS जो विश्वनाथन है उनकी पोस्ट खाली पड़ी हुई थी, मार्च में उनके द्वारा अपनी पोस्ट छोड़ दी गई 3 महीने पहले ही, जो उनका टाइम ड्यूरेशन होने वाला था। ठीक है, तो RBI के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो 2 तो ये विद इन द रैंक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और बाकी के जो आप लोगों से जो कमर्शियल साइड से जो इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात की जा रही है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों से बात करूं तो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, ठीक है, जो कि खासकर मनी सप्लाई को मेंटेन रखने का काम करते हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1935 में इसको बनाया गया था अंग्रेजों के टाइम पर, और आज की डेट में शक्तिकांत दास जो है हमारी कंट्री में गवर्नर है। 100% स्टेट ओनरशिप है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली 100% ओनरशिप के साथ में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है हमारी कंट्री में वो डिसाइड करती है कि किस तरीके का हमारी कंट्री में आज के डेट में इन्फ्लेशन रहना है, MPC जिसको आप लोग बोलते हैं। 2016 में ये कमेटी हमारे द्वारा स्टैब्लिश की गई थी ताकि हमारी कंट्री की पॉलिसी को ढंग से समझा जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को नजर आती हैं चीजें। इसी के साथ में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं 20 मेंबर आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे,
गवर्नर हो गया, 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, 4 डायरेक्टर हो गए, एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर्स हो गए वो 10 हो गए। बाकी यहां पर जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल नॉमिनी है एक यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर 1 4 5 हो गए, 5 और 4 9 और 1 10 और 10 ही हो गए। तो टोटल मिलाकर 20 जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। ऐसे भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। कई बार हिस्ट्री जैसे पूछ ली जाती है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो 1935 से लेकर 1949 तक ये चीजें ऐसी चलती रही। बाकी आगे चलकर फिर यहां पर हम लोगों ने इसको प्रॉपर वे में नेशनलाइज किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंप्लीटली ओन कर लिया गया था। इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा डिटेल में बातें करेंगे, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर किसके मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है। याद रखना, आप लोगों से कई बार कंफ्यूजन में डालकर बोलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये कंफ्यूजन में डाला जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को यहां पर बचाना है इस तरीके कंफ्यूजन से। ये अभी रिसेंटली सेकंड रैंक इसकी देखने को मिली 16, जो इकोनॉमी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट थे, और थर्ड रैंक आप लोगों को देखने को मिली जो 65 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट थे उनमें से। स्कोर जो रहा 4.1 आप लोगों को देखने को मिला 5 में से। डेटा गवर्नेंस एंड क्वालिटी इंडेक्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्वे जो है वो कंडक्ट कराया जाता है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग और जो इवेल्युएशन ऑफिस है यानी कि DMEO के द्वारा, नीति आयोग। एम रहता है कि एक्सेस किया जा सके डिफरेंट जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिले, इंप्लीमेंट किया जा सके जो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है वे, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है, तो इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन जो यहां पर बेसिकली जो ऑनलाइन जो यहां पर जो प्रिपेयर किया जाता है, तो 6 मेजर थीम पर फोकस दिया जाता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डेटा जनरेशन कैसे हो रहा है, डेटा की क्वालिटी कैसी है, यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी को, डेटा को एनालाइज किया जाता है, यूज एंड जो एक तरीके से डिसेमिनेशन है उसके बारे में फोकस किया जाता है, डेटा सिक्योरिटी और HR जो कैपेसिटी, और जो यहां पर केस स्टडीज को देखते हुए यहां पर ये सारी चीजें तैयार की जाती हैं, तब यहां पर रैंकिंग निकल कर आती है। यानी कि काफी अच्छे से डिटेल में प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ये रैंकिंग तैयार करने के लिए। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो माइंड में कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर बात करें यहां पर जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो क्लासिफाइड करते हैं 6 कैटेगरी में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया यहां पर, इस तरीके के साथ में यहां पर ये स्ट्रेटेजिक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हो गया, ढांचा तैयार करने वाला, सोशल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहां पर इसके 6 कैटेगरी देखने को मिलेगी, और यहां पर ये थीम की बात की जा रही थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है वो यहां पर इनको एक तरीके से तैयार करने की कोशिश करती है। ये यहां पर इसका यहां पर सेकंड रैंक देखने को मिली इसका फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट की, जो इंडेक्स यहां पर तैयार किया जाता है। हमारी कंट्री में एक ऐसा भी देखने को मिलेगा, अगर आप लोगों को रैंक दी जाती है तो एक कंपटीशन भी अच्छा खासा यहां पर निकल कर आता है, ठीक है, कि हाँ अच्छे से काम करते हैं यार, उसकी रैंक अच्छी आ गई, हम लोग कैसे पीछे रह गए। तो ये भी एक प्रोडक्टिव साइड आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, वर्ल्ड पोस्ट डे के बारे में जाना। नेक्स्ट जो न्यूज थी हमारी, यहां पर हम लोगों ने एक बात की यहां पर वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में, इंडिया में क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग के बारे में बात की, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, किसके द्वारा यहां पर क्या क्या बातें की गई। इसी के साथ में हम लोगों ने SBI के बारे में जाना, और DSIB क्या होता है वो भी हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में समझा। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बातें की वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, कुछ रिपोर्ट तैयार की जा रही है, इसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है, वो सब बातें हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने जो यहाँ पर बात की ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के बारे में जाना। और हाँ, ये भी पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स जो यहाँ पर डायरेक्टर बोर्ड है उसके बारे में बात की जा रही है। ऑफिशियल मेंबर RBI के 5 देखने को मिलेंगे, बाकी 14 आप लोगों को जो देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट की साइड से यहां पर निकल कर आते हैं, ठीक है। इसमें से जो एक तो गवर्नर हो गया RBI की साइड से, और 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, 5 हो गए। यहां पर 10 तो वेरियस फील्ड के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और 4 डायरेक्टर फ्रॉम लोकल बोर्ड से निकल कर आते हैं। इन 10 में से 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल और 8 जो रहते हैं वो वेरियस फील्ड के देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा एक आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलेगा, जो डायरेक्टर्स हैं उनके एट प्रेजेंट टाइम 19 आप लोगों को यहां पर देखने को पोस्ट मिल रही है, ठीक है। तो ये भी आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहां पर जो रैंकिंग की बात की, तो ये थी आप लोगों के सामने, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि हाँ किसके द्वारा यहां पर ये चीजें की जा रही हैं, कौन यहां पर बेसिकली कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली डेवलपमेंट मॉनिटरिंग और जो इवोल्यूशन ऑफिस है, जो नीति आयोग के साथ मिलकर यहां पर ये काम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों के सामने टेलीग्राम का लिंक, और मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।